नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आपदा के बारे में जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। 11 मार्च 2011 का वह दिन भी जापान में एक आम दिन ही था, जब एक भीषण भूकंप ने वहां दस्तक दी। रिएक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने पूरी दुनिया को प्रकृति का एक डरावना रूप दिखा दिया था। इस भूकंप के बाद आई सुनामी ने हजारों लोगों की जान ले ली, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे जापान आज तक उबर नहीं पाया है। दोस्तों, इस सुनामी की चपेट में जापान का फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र भी आ गया था, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार सब छोड़ना पड़ा था। इससे पहले दोस्तों, मैं हूं ऋषभ वर्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल यूनिक फैक्ट्स, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के फुकुशिमा परमाणु आपदा के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। दरअसल दोस्तों, जापान में आए इस विनाशकारी भूकंप के चलते फुकुशिमा में स्थित एक परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसने एक परमाणु आपदा को जन्म दे दिया। यह परमाणु संयंत्र जापान के फुकुशिमा प्रांत में स्थित है। इसका निर्माण सन 1967 में प्रारंभ हुआ और यह 1971 में जाकर चालू कर दिया गया था। यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक था। इस परमाणु संयंत्र का निर्माण जापान की फुकुशिमा जनरल इलेक्ट्रिक और टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने मिलकर किया था। इस परमाणु संयंत्र में कुल 6 रिएक्टर्स काम करते थे। दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जब भूकंप आया तो इस दौरान फुकुशिमा प्लांट के 3 न्यूक्लियर रिएक्टर सफलतापूर्वक बंद हो गए, लेकिन बैकअप पावर और कूलिंग सिस्टम फेल हो गए थे, जिसकी वजह से पैदा हुई गर्मी के कारण 3 रिएक्टर्स में ईंधन की छड़ें पिघल गईं। जिसके बाद 12 और 14 मार्च को रिएक्टर्स 1 और फिर 3 में धमाका हो गया था और रेडिएशन भारी मात्रा में हवा में फैल गया। रेडिएशन से बचने के लिए इस प्लांट के 20 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में रहने वाले लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। इसके बाद भी 15 मार्च को हुए रिएक्टर नंबर 2 के धमाके ने रेडिएशन के फैलने की रफ्तार को और बढ़ा दिया, जिसके बाद जापान सरकार ने आनन फानन में वहां से और लोगों को विस्थापित किया। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद इस न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा रखने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस पर भारी मात्रा में पानी बरसाया गया। यह दुर्घटना चेरनोबिल की दुर्घटना के बाद इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु आपदा आंकी गई। रेडिएशन की वजह से इस 371 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को डेंजर जोन में डाल दिया गया और 1 लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़कर बेघर हो गए। दोस्तों, आपको बता दूं, इस दुर्घटना के बाद जापान में परमाणु संयंत्र की नीतियों पर काफ़ी पुनर्विचार हुआ और देश के सभी संयंत्र लगभग बंद कर दिए गए, जिससे कि पूरे देश में बिजली संकट पैदा हो गया था। इसके बाद आई रिपोर्ट्स में यह बात भी मानी गई थी कि यह आपदा एक तरह की मानव निर्मित आपदा थी। इसे प्राकृतिक नहीं माना जा सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संकट प्राकृतिक कारणों से जरूर शुरू हुआ था, लेकिन जो हादसा परमाणु संयंत्र में हुआ उसे प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता। यह पूरी तरह मानव निर्मित था, जो कि एक पूर्व अनुमान लगाकर रोका जाना चाहिए था। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस समय की संसदीय समिति ने इस दुर्घटना के लिए तत्कालीन सरकार और इस संयंत्र की संचालक कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की कड़ी आलोचना भी की थी। इस हादसे के बाद उठाए गए कदम कितने कारगर थे यह जानना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे ऐसी परमाणु दुर्घटनाओं से निपटने के लिए कई सीख मिल सकती थी। बहरहाल दोस्तों, जापान में जो कुछ हुआ उसके बाद दुनिया भर में एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा को लेकर एक गर्मा गर्म बहस जरूर छिड़ गई थी। दोस्तों, आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि इस प्लांट में मौजूद सारा रेडियोधर्मी दूषित पानी आज भी इस प्लांट की टंकियों में भारी मात्रा में स्टोर है। अभी हाल ही की जापान की सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि वह इस रेडियोधर्मी पानी को अगले 2 वर्षों में प्रशांत महासागर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोड़ेंगे और इस फैसले का विरोध भी कई देशों में किया जा रहा है।